इन प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किए अबाउट द सम diseases caused by the bacteria. Now in this video we are going to start about some disease that caused by वायरसेस. सो जैसे कि हमें पता है कि बैक्टीरिया वायरसेस दोनों ही हैं जो ह्यूमन बीइंग में डिजीज़ कॉज कर सकते हैं. सो वैसे ही कुछ मैनी वायरसेस ऑल्सो कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स लाइक एनोवायरसेस रिस्पेक्टेड राइनोवायरसेस. और बेसिकली उनका जितना ग्रुप है, जिनके भी ग्रुप में जितने भी उनके वायरसेस हैं वो सब इन्फेक्शन कॉज करते हैं इन द ह्यूमन बींग. और मेन कॉमन एक इन्फेक्शन या मेन कॉमन उनके थ्रू स्प्रेड होने वाली डिसीज़ कौन सी है? कॉमन कोल्ड. ये बहुत ही कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा ईजिली स्प्रेड हो जाती है. ये इनफैक्ट फैलती कैसे, किस चीज़ को इन्फेक्ट करती है? तो ये नोज़ एंड रिस्पायरेटरी बेस, जो हमारा रिस्पायरेटरी पैसेज है या जो नोज़ सिस्टम है उसको क्या कर देती है? ब्लॉक कर देती है. बट नॉट लंग्स. हमारे लंग्स को डैमेज नहीं करती. लंग्स में कोई ऐसी चीज़ें वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होती बाय दिस. सिर्फ कॉमन कोल्ड की वजह से जो नेज़ल कॉन्स्ट्रक्शन है या फिर नेज़ल जो डिस्चार्ज है वो वाली चीज़ हो जाती है. दैट मीन्स जो फ्लूइड है इन आवर न्यूज़ वो क्या होता है, वो डिस्चार्ज आता है, वो बहुत ज़्यादा ही वहाँ पर थिक हो जाता है. ऑल्सो फ्लूइड के फॉर्म में वो निकलने लगता है. तो ये सारी चीज़ें होने लगती है इन केस ऑफ कॉमन कोल्ड. ऑल्सो जो थ्रोट होता है वो थ्रोट थोड़ा सा भरा हुआ सा आपको लगेगा. ठीक है, एजॉर्सन्स होने लगती है, कफ होने लगता है, हेडेक होने लगेगी, टाइटनेस होने लगेगी. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी. ठीक है, कफ होने लगता है इनसाइड योर थ्रोट के अंदर, आपको कफ फील होगा. जब आप खांसी लोगे तो आपको कफ वहाँ पर निकलता हुआ दिखाई देगा. तो ये सारी चीज़ें हो जाती है किसमें? कॉमन कोल्ड में. ये कॉमन कोल्ड 3 से 7 डेज तक रहता है. ठीक है, 3 से 7 डेज हमारी बॉडी में रहता है. इसकी ड्रॉपलेट्स अगर हम क्या करते हैं, खांसते हैं या स्नीज़ करते हैं, अगर हम कफ रिलीज़ कर रहे हैं उस टाइम भी, और हम स्नीज़ कर रहे हैं, छींक रहे हैं या फिर खांसी आ रही होती है, तो उस टाइम उससे कुछ ड्रॉपलेट्स निकलती हैं. ये ड्रॉपलेट्स इन्फेक्टेड पर्सन से, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उससे अनइफेक्टेड पर्सन या जो भी पर्सन नॉर्मल है, ठीक है, अभी उसे प्रॉब्लम नहीं है, वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में उनके सामने बैठे हुए जो डायरेक्टली ट्रांसमिट होने वाली ये डिजीज़ है. ऑल्सो इसके साथ साथ जो पर्सन मान लीजिए जिसको ये कॉमन कोल्ड है, वो उसने छींका, ठीक है, उसने अगर छींका तो उसको ड्रॉपलेट उसकी शरीर पे होंगे या फिर उसके आसपास जो भी सब्सटेंस है जो वो यूज़ कर रहा है, जैसे पेन, कॉपी, कप्स. एग्जाम्पल दिया गया, पेन, कॉपी, कप्स, ड्रॉप बुक, कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, कुछ भी नॉब्स, जो कुछ भी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं जो कि वो यूज़ कर रहा है एट दैट टाइम, तो उस पर भी वो ड्रॉपलेट्स पहुँच सकती हैं और उससे स्प्रेड हो जाती हैं. और बहुत जल्दी स्प्रेड होने वाली एक डिज़ीज़ है जो कि नॉर्मल स्नीज से फैल जाती है. बट यस, बहुत कॉमन डिजीज़ है, अक्सर लोगों को हो जाती है. और इसमें सिर्फ हमारा जो नेज़ल कॉन्ट्रैक्ट और रिस्पायरेटरी जो पैसेज है वही टच होता है, वही डैमेज नहीं कहूँगी मैं, वही उससे अफेक्ट होता है. बट यस, लंग्स है वहाँ पर ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. कुछ अदर डिजीज़, ये तो पहले हमने जो डिजीज़ देखी वो वायरस से फैल रही थी. कुछ अदर डिजीज़ हैं जो कि क्या होती है, प्रोटोजोन से भी फैलती हैं. जैसे हमने मलेरिया के बारे में सुना है. मलेरिया ये डिज़ीज़ है और ये बहुत काफ़ी टाइम से हमारे यहाँ है, मतलब हमारे इन द सेंस काफ़ी टाइम से ये इंडिया में है और हम सब इससे फाइट करते हुए चले आ रहे हैं काफ़ी टाइम से. तो ये जो मलेरिया है एक्चुअली ये कॉज किससे होता है? तो मलेरिया एक प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजन होता है. उस प्रोटोजन यानी प्रोटोजोआ फैमिली, तो प्रोटोजोआ में जो किंगडम है, सॉरी प्रोटोजोआ जो क्लास है उसके, उसमें क्या होता है, प्लाज्मोडियम है और प्लाज्मोडियम ही रिस्पॉन्सिबल होता है इस डिजीज़ के लिए. डिफरेंट स्पीसीज प्लाज्मोडियम के बहुत सारे डिफरेंट स्पीसीज होती हैं. जैसे पी वेल्वेक्स लिखा है, पी मलेरिया लिखा है, पी पैसिलोपायरम लिखा हुआ है. तो बहुत सारी डिजीजेज है जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया को कॉज करती हैं. लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि मेनली जो मलेरिया कॉज होता है वो किसके द्वारा कॉज होता है, वो कॉज होता है बाय द प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम. ठीक है, ये प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम, वैसे तो आपको बताएगा कि प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन है और उस प्रोटोजोन में भी फर्दर बहुत सारे प्रोटोजोन से एक फैमिली है उनकी जो भी, तो उससे अदर भी प्रोटोजोन्स वहाँ पे मौजूद है. उसमें से प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम जो प्लाज्मोडियम है वो बेसिक बहुत सीरियस वाला मलेरिया कॉज करता है और बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाता है अगर इस प्रोटोजोन से आप अफेक्ट हुए हैं. और इससे क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है. ठीक है, ऐसे केसेस भी हमने बहुत देखे हुए हैं. लेकिन अगर हम लाइफ साइकिल देखें किसकी, प्लाज्मोडियम की, अगर हम लाइफ साइकिल देखते हैं उस पर एक नज़र डालें अगर हम, तो प्लाज्मोडियम
ह्यूमन की बॉडी में स्पोरोसिस्ट के फॉर्म में एंटर करता है और स्पोरोजॉइड्स के फॉर्म में एंटर करता है। और स्पोरोजॉइड ही क्या है, इसकी एक इन्फेक्शियस स्टेज है। ये कैसे आता है, जब ये स्पोरोफाइट के फॉर्म में है तो हमारी बॉडी में पहुंचता कैसे, हमारी बॉडी में पहुंचता है थ्रू द फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, जब एनाफिलिस मॉस्किटो जब हमें बाइट करती है, हमें काटती है, तो उसके माउथ में ये स्पोरोजॉइड्स होते हैं और वो जैसे हमें बाइट करती है वो उसके माउथ से निकल जाते हैं और हमारे ब्लड में मिलने लगते हैं। तो जो पैरासाइट्स हैं अब वो कहाँ पहुँच गए, बिकॉज जब वो उसने हमें बाइट किया तो उसने हमारा ब्लड सक किया, तो ब्लड के कांटेक्ट में कुछ देर वो रहा होगा, तो उतनी देर में जो प्लाज्मोडियम है वो ब्लड के अंदर चला जाता है। तो जैसे ही ये पैरासाइट बॉडी के अंदर जाता है, मल्टीप्लिकेशन करने लगता है, अपने आप की ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। और कहाँ से स्टार्ट करता है, लीवर सेल। फर्स्ट ये अटैक करेगा ऑन द लीवर सेल एंड लीवर सेल में सेल्स जो है उनको डैमेज करने लगता है और रैपिड ग्रोथ करने लगता है। आफ्टर दैट ये आरबीसी यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स है उनके ऊपर भी अटैक करेगा और उन्हें रप्चर्ड कर देगा, उन्हें तोड़ देगा, ख़राब कर देगा। जब ये आरबीसी को रप्चर्ड करता है तो आरबीसी से कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होंगे। सी, जिसे हम क्या बोलते हैं, हीमोजोइन बोलते हैं। जैसे हमारी आरबीसी के अंदर क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है, तो वो आरबीसी से सराउंडेड है, आरबीसी से कनेक्टेड है, आरबीसी के अंदर वो होता है, तो तब हम उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट वो जब रप्चर हो जाता है तो आरबीसी के अंदर जो हेमोग्लोबिन है वो कन्वर्ट हो जाता है हीमोजोइन में, और ये हमारे लिए टॉक्सिक है, हमारी बॉडी के लिए सही नहीं होता। और जब ये हमारी बॉडी में रिलीज होने लगता है तो हमारी बॉडी को क्या लगने लगती है, ठंड लगने लगती है और बहुत हाई फीवर होने लगता है 3 to 4 days। अगर आपको कभी ऐसा हो कि आपको बहुत ज़्यादा तेज़ ठंड लग रही है और साथ साथ हाई फीवर भी फील हो रहा है, तो ये सिम्टम्स होते हैं मलेरिया के। और ये क्यों होता है, बिकॉज आरबीसी रप्चर्ड होना स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू दिस वायरस प्रोटोजन। सो व्हेन अ फीमेल एनाफिलिस, जब एक फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को काटेगी, तब तो वहाँ पर वो क्या करती है, तब तो वो प्लाज्मोडियम वायरस वहाँ पर छोड़ देती है। बट वो लाई कहाँ से, वो तो कहीं से लाएगी ना, उसके अंदर वो बॉडी जनरेट तो होता नहीं है, उसकी बॉडी के अंदर कहाँ से आता है। तो जब एक फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटती है, मतलब एक ऐसे पर्सन को उसने काटा जिसके अंदर मलेरिया डिजीज़ है, अगर वो उसे काटती है, तब जो पैरासाइट है वो मॉस्किटो के माउथ में चले जाते हैं। और मॉस्किटो के माउथ में जब वो पैरासाइट चले जाते हैं तब वो अपनी फर्दर ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं। पैरासाइट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो क्या बनाते हैं, स्पोरोजॉइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। और स्पोरोजॉइड्स की में जैसे जब वो फीमेल किसी इन्फेक्टेड पर्सन से जब इसमें जाते हैं मॉस्किटो में, तो उस टाइम वो गैमेटोफाइट की फेज में होंगे, गैमेटोजॉइड्स वाली फेज में होते हैं, अलग अलग सेल्स वहाँ पर होंगी, क्योंकि आरबीसी को ख़त्म कर कर आरबीसी को जो रप्चर्ड कर रहे हैं, तो आरबीसी को रप्चर्ड करने से वो अपने नंबर्स को बढ़ा रहे होते हैं। तो अपने नंबर्स को जब वो बढ़ाते हैं तो वो कैसे होते हैं, वहाँ पर मल्टीप्लाई ग्रोथ कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो कैसे होते हैं, गैमेटोजॉइड्स के फॉर्म में होते हैं। और फिर वो उसी फॉर्म में मॉस्किटो के अंदर चले जाते हैं, मॉस्किटो के अंदर वो रैपिड ग्रोथ करते हैं और स्पोरोजॉइड बन जाते हैं। और वो कहाँ पर रहते हैं, देयर सलाइवा सलेवरी ग्लैंड जो होती है वहाँ पर वो रहते हैं, स्टोर रहते हैं, वहीं पर वो रहते हैं। और जब ये मॉस्किटो जिसके पास क्या है, जिसके माउथ में आपको स्पोरोजॉइड्स मिलेंगे, ये मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को काट लेता है, तब क्या होता है, जैसे ही मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को काटेगा तो स्पोरोजॉइड्स क्या होते हैं उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो भी दो रीजंस है दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स कि वो अगर स्पोरोजॉइड्स के फॉर्म में अगर ह्यूमंस के अंदर नहीं आएगा तो वो डेवलप नहीं हो पाएगा। ऑल्सो अगर वो मॉस्किटो के अंदर नहीं जाएगा तो उसकी स्पोरोजॉइड्स वाली फॉर्म भी नहीं आएगी। तो वो दोनों के ही ऊपर डिपेंडेंट है, वो अपनी लाइफ साइकिल दोनों के ही ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे बताया भी गया है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग नोट है कि जो मलेरिया पैरासाइट है उसको 2 होस्ट की ज़रूरत होती है। पहला तो वो ह्यूमन होता है, दूसरा मॉस्किटो। फॉर कंप्लीटिंग देयर लाइफ साइकिल, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए वो क्या करता है, 2 होस्ट का सहारा लेता है। बट ह्यूमन को वो अफेक्ट करता है, मॉस्किटो को वो किसी तरह अफेक्ट नहीं कर रहा है। मॉस्किटो में बस वो अपनी लाइफ ग्रोथ कर रहा होता है, मॉस्किटो को फर्दर वो अफेक्ट नहीं करता, ह्यूमंस को अफेक्ट करता है, बिकॉज वो ह्यूमंस में आरबीसी को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पर जो फीमेल एनाफिलिस है वो एक वेक्टर की तरह वर्क करता है, एक ट्रांसमिटिंग एजेंट है जो कि क्या कर रहा है, उस वायरस को
सॉरी, उस प्रोटोजोन को क्या कर रहा है, अपने ऊपर रख रहा है, होल्ड कर रहा है, उसे एक जगह दूसरी जगह से पहुंचाता है। मॉस्किटो के काटने से मलेरिया नहीं होता, बट यस, ऐसे मॉस्किटो जो इस प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन्स को लेकर आते हैं, उनके उनके थ्रू ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन ट्रांसफ़र होता है। ओके, जब भी ऐसी कंडीशंस हो, जब आपको लगे कि ऐसे केसेस आपके साथ हो रहे हैं या फिर आपके सराउंडिंग में चीज़ें हैं मॉस्किटो, तो फर्स्ट और बहुत अच्छा एक तरीका इसका यही होता है कि हम क्या करें, अपने सराउंडिंग्स को बिल्कुल क्लीन कर दें, जहाँ पर मॉस्किटो ग्रो ही ना कर पाए। मॉस्किटो ग्रो नहीं कर पाएंगे तो उनकी स्पोरोजोइट्स वाली लाइफ जो है वो हो ही नहीं पाएगी। अगर स्पोरोजोइट्स नहीं बनेंगे तो मॉस्किटो से फिर ये डिज़ीज़ नहीं फैलेगी। तो यहाँ पर एक चार्ट बताया गया है कि किस तरीके से ये लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, कौन, मॉस्किटो। तो जैसे तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक किसी का हेल्दी पर्सन है, उसका हाथ बताया गया कि हेल्दी पर्सन का हाथ है, उसने बाइट किया। ये देखिए आपको मॉस्किटो बाइट करता हुआ दिखाई दे रहा है। वो साथ में साथ क्या कर रहा है, बहुत सारे स्पोर्स, ये छोटे छोटे स्पोर्स है, स्पोरोजोइट्स है, वो उन्हें रिलीज़ करते हैं। अब ये स्पोरोजोइट्स कहाँ जाते हैं, अब ये स्पोरोजोइट्स जाते हैं, पहुँचते हैं हमारे लंग्स पे, ठीक है, सॉरी लीवर पे, हाँ लीवर पे पहुँचते हैं। ब्लड के थ्रू पहले कहाँ पहुँचते हैं, लीवर पे पहुँचते हैं। और लीवर के अंदर जब ये जॉइंट्स वहाँ पर जाते हैं, लीवर के अंदर जब वो जॉइंट्स वहाँ पर जाते हैं, तो पहले वो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर वो क्या करेंगे। यहाँ पर वो क्या करते हैं, जो पैरासाइट्स है यहाँ पर आए हुए हैं, वो ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, सेक्सुअली नहीं हो रहे, ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। कब, इन अ लीवर सेल, और जो सेल है इनसाइड द ब्लड, वहाँ पर सेल्स है, उनको बर्स्ट कर देते हैं। ये लीवर के अंदर प्रोसेस हो रही है, जिसमें पहले वो पैरासाइट्स के फॉर्म में आते हैं, फिर वो ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं लीवर सेल के अंदर, और वहाँ पर जो ब्लड सेल्स होती है उनको रप्चर्ड करने का वो काम करने लगते हैं। आफ्टर दैट ये पैरासाइट कहाँ पे पहुँचेंगे, आफ्टर दैट ये पहुँचेंगे इन आरबीसी, और आरबीसी में भी ये भी ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और आरबीसी को बर्स्ट करते हैं। जब आरबीसी को बर्स्ट करते हैं तो जैसे मैंने अभी आपको बताया भी था कि वहाँ से हेमोजोइन निकलेगा, और हेमोजोइन क्या होगा, क्योंकि आरबीसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, तो लेकिन वो एक कवर्ड है, एक सेल के अंदर कवर्ड है, वो बाहर नहीं है, हमारी बॉडी को अफेक्ट नहीं करती डायरेक्टली, पर जो अपना वर्क है वो करती है। बट जैसे हम इसको रप्चर, जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि एक प्रोटोजोआ यहाँ पर आया, अब वो क्या करने लगा, अपने मल्टीप्लाई ग्रोथ करने लगा। जैसे वो अपने मल्टीप्लाई ग्रोथ करने लगता है तो ये फिर आरबीसी को रप्चर कर देता है, और जैसे ही आरबीसी रप्चर होती है तो वहाँ से जो भी प्रोटीन सब्सटेंस निकलता है या फिर जो भी हीमोजोन निकलता है, वो उससे क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है, बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है, और अचानक से बहुत फीवर जैसा फील होने लगता है इन इन्फेक्शंस की वजह से। आफ्टर दैट ये क्या हो जाती है, अब जब ये स्पोर्स जैसे आपको यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं, जो कि रप्चर्ड होकर बाहर आ चुके हैं, अब ये क्या करते हैं, अब इनसे क्या होगा, गैमेटोसिस्ट बनेंगे यहाँ पर। तो सेक्सुअल फेज अब यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाती है। सेक्सुअल फेज में एक फीमेल मेल यहाँ पर बन जाते हैं, और कहाँ बनते हैं, इन आरबीसी, आरबीसी के अंदर जब ये थे, या फिर आरबीसी, आपको ये दिखाई दे रहा है कि आरबीसी के अंदर जब ये होते हैं, तो आरबीसी के अंदर ये गैमेटोसिस्ट का फॉर्मेशन करने लगते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए। दो अलग अलग गैमेट्स वहाँ पे बन जाते हैं, जैसे कि आपको एक फीमेल और एक मेल दिखाई दिया। जैसे हमने लीवर में देखा था कि वहाँ पे ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, किसके अंदर, आरबीसी के अंदर भी ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं। बट जब ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके कंप्लीट हो जाते हैं, तो जब वो सेल से बाहर आते हैं, तो आफ्टर दैट ये अपने आप को गैमेटोसिस्ट के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, और जिससे मेल फीमेल यहाँ पे बन जाते हैं। अब क्या होगा, ये हमारी पूरी बॉडी में मूव करते रहते हैं, पूरी बॉडी में घूमते रहते हैं कि वो किस तरीके से यहाँ से बाहर जा सकें। तो वो कैसे बाहर जाते हैं कि जब कोई, जैसे यहाँ पे आपको गैमेटोसिस्ट दिखाई दे रहा है कि गैमेटोसिस्ट यहाँ पर मौजूद है, और ये हमारे बॉडी में सर्कुलेट हो जाते हैं, घूमते रहते हैं। कोई मॉस्किटो जब आता है, और ये मॉस्किटो हमारे को वापस क्या करेगा, बाइट करेगा, तो जब वो वापस हमें बाइट करता है, तो जो गैमेटोसिस्ट यहाँ पर है वो उसके फूड में चले जाते हैं, माउथ से वो अपने अंदर उसकी सलाइवा में चले जाते हैं, किसके, मॉस्किटो के। अब मॉस्किटो के अंदर चले जाने के बाद वहाँ पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू जो मॉस्किटो का इंटेस्टाइन है, मॉस्किटो का जो इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर वो रैपिड ग्रोथ करना स्टार्ट करते हैं बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद वो उसका सलाइवा में, किसकी सलाइवा, मॉस्किटो की जो सलाइवा होती है, उस मॉस्किटो की सलाइवा के अंदर ही वो स्पोरोजोइट्स का फॉर्मेशन करने लगते हैं। और ये जो जॉइट्स होते हैं वो कहाँ पहुँच जाते हैं, इंटेस्टाइन में पहले, बिकॉज जो भी रिप्रोडक्शन हो रहा है वो इंटेस्टाइन में होता है, बट इंटेस्टाइन से माइग्रेट करके
वो उसका जो सलाइवरी ग्लैंड है या फिर जो माउथ का रीजन है वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और वो अगेन किसी भी एनिमल ह्यूमन को वो जब बाइट करता है, तो ह्यूमन को जब वो बाइट कर रहा होता है तो उसकी, क्योंकि ये सलाइवरी ग्लैंड में ही मौजूद है, माउथ में मौजूद है, तो वो वापस ह्यूमन में ट्रांसमिट कर देता है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक लाइफ साइकिल चलती है, जो कि पहली लाइफ साइकिल में एक होस्ट उसका ह्यूमन है, मैन है, ह्यूमन के अंदर किस तरीके से वो साइकिल अपनी चलाता है, साइकिल अपनी वर्क कर रहा है। आफ्टर दैट जो रेस्ट साइकिल है वो मॉस्किटो के अंदर प्रोसीड होती है। तो इस तरीके से जो मॉस्किटो है वो अपनी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट पर डिपेंड होता है। सम अदर डिजीजेज ऑल्सो यहाँ पर दी हैं, जैसे कि एंटअमीबा हिस्टोलिटिका एक और प्रोटोजोन है। हम प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एंटअमीबा हिस्टोलिटिका भी एक प्रोटोजोन पैरासाइट है, जो कि बेसिकली जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन को में डिजीज कॉज करता है। उसे हम क्या बोलते हैं, एम्बियोसिस बोलते हैं, एम्बियोसिस या एम्बियोटिक डिसेंट्री एक डिजीज़ है जो कि एंटअमीबा हिस्टोलिटिका के थ्रू कॉज होता है। इस डिजीज़ में क्या होता है, इस डिजीज़ में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन वाली सिचुएशन आ जाएगी, एब्डोमिनल पेन होने लगता है, आपको जो पेट है उसके अंदर आपको क्रैम्प्स होते हुए दिखाई देंगे, बहुत ज़्यादा दर्द हो, ऐसा लगता है कि जो इंटेस्टाइन है वो क्या हो रहा है, ऐट रहा है, या बहुत तरीके से आपको दर्द होने लगेगा। स्टूल होता है जो उसके साथ वो म्यूकस आता है, और साथ में ब्लड क्लॉट भी निकलती है विद द स्टूल। सो ये सारी प्रोसेस होने लगती है एंटअमीबा हिस्टोलिटिकम। इसका जो ये कैसे स्प्रेड होती है, तो यहाँ पर हाउस फ्लाई है जो कि एक मैकेनिकल कैरियर का वर्क करती है। जो यहाँ पर हाउस फ्लाई होती है, हाउस फ्लाई एक मैकेनिकल कैरियर का तरह वर्क करती हैं, जो कि पैरासाइट्स को ट्रांसफ़र करती हैं टू इन्फेक्शियस पर्सन, एक ऐसा पर्सन जिसमें ये इन्फेक्शन है एंटअमीबा हिस्टोलिटिका वाला, इसको ट्रांसफ़र करती हैं टू द फूड मटेरियल्स में। बिकॉज जैसे हम देखते हैं फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वो ओपन अगर कहीं रखे हुए हैं, या वाटर है जो कहीं वाटर फ्री फॉर्म में ओपन रखा हुआ है, तो उस प्योर वाटर को और फूड को ये कंटामिनेटेड कर देते हैं, और जब हम उन कंटामिनेटेड वाटर और फूड को हम टेक कर लेते हैं, देन उसके थ्रू हमें एंटअमीबा हिस्टोलिटिका की प्रॉब्लम हो जाती है। एंटअमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से जो हमारा सिस्टम है जिसमें हम कॉन्स्टिपेशन वाली वहाँ पर सिचुएशन जनरेट हो जाती है। जैसे ही हम ऐसे कंटामिनेटेड वाटर को या फूड को टेक कर लेते हैं, तो हमें इस तरीके के डिसीजेस कॉज हो जाती हैं। आज यही तक हम रख रहे हैं, जिसमें हमने प्रोटोजोन्स के थ्रू देखा। कल से हम कुछ राउंड वर्म्स देखेंगे कि किस तरीके से जो हेस्किलमिंथीस होती हैं, वो हमें किस तरीके से अफेक्ट करती हैं।